तो आज हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मतलब होता क्या है। तो किसी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस के बीच रिलेशनशिप, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? तो जब हम सेकंड लॉ के एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस की जब हम सॉल्विंग करते हैं तब जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस हमको चाहिए होती हैं। फिर आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर उनको सॉल्व करते हैं। तो जब एनएलएम की हम प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तब हमको सेकेंड लॉ से कुछ इक्वेशंस मिलती हैं, और यदि वेरिएबल्स 3 हुए और इक्वेशंस यदि 2 ही हुई तो फिर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब फिर हमको जरूरत पड़ती है इस कंस्ट्रेंट रिलेशन की। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनको हमने रखा हुआ है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। अब बाहर से यदि इस सिस्टम पर हम कुछ फोर्स एक्सर्ट करें, F फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो बगैर वो कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको पता हुए भी आप बोल देते हैं देखते ही से कि दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से राइटवर्ड्स मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडीज हैं, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना ब्लॉक 1 चलेगा उतना ही चलेगा 2, यानी x1 इज इक्वल टू x2। ये इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट हो गया। सरल शब्दों में बोलें तो सिस्टम की मजबूरी होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स की मजबूरी है कि वो इसी तरह से डिस्प्लेस हो सकते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट 1 का होगा उतना ही 2 का होगा। अब यदि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटीज मिल गई, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों के एक्सेलरेशंस भी सेम होंगे जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी सिस्टम के ये तीनों कंस्ट्रेंट्स हैं या कंस्ट्रेंट रिलेशंस हैं, मतलब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको हेल्प करती हैं। तो जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तब हम मान लेते हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन, वो है a, और फिर सेकेंड लॉ लगाकर सॉल्व कर देते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट हैं। इसी तरह से ये प्रॉब्लम हमने देखी हुई है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एटवुड मशीन। इसमें भी एक कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट क्या है? तो आपने जब वो प्रॉब्लम की होगी तो ऐसा पढ़ा होगा कि ये जो स्ट्रिंग है, ये रोप है, इसको हम कैसा सपोज करते हैं? तो अनलेस स्टेटेड, रोप इज सपोज्ड टू बी इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। और दूसरी बात आपने पढ़ी है कि उसको हम मानते हैं मासलेस, यानी स्ट्रिंग होगी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस होने से क्या होता है? यदि स्ट्रिंग या रोप मासलेस है तो थ्रू आउट द लेंथ टेंशन सेम होता है, और इनएक्सटेंसिबल होने से क्या होगा? उसके साथ जो ब्लॉक्स जुड़े हुए होंगे उसके एंड्स पर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो ये भी बड़ा ऑब्वियस सा लगता है। मान लो ये है मास m2 और ये है m1, और m2 यदि लार्जर है देन m1, तो क्या होगा? ये सिस्टम इस तरह से मूव करेगा। कैसे? क्लॉकवाइज। इसके ऊपर फोर्सेस कौन से आएंगे? एक होगा m2g, दूसरा होगा टेंशन। ये इस ब्लॉक की मैंने बात की। इस ब्लॉक पर फोर्सेस होंगे m1g, और टेंशन इस पर भी कितना होगा? t। ये एक ही रोप है पूरी, तो थ्रू आउट द लेंथ टेंशन सेम होगा, और ये टेंशन t होगा। ये हम एरोज कैसे लगाते हैं? अवे फ्रॉम द ब्लॉक, क्योंकि हम ब्लॉक की स्टडी कर रहे होते हैं। तो देखो, इनएक्सटेंसिबल होने से क्या होगा? इनएक्सटेंसिबल होने से ये होगा कि इस रोप का हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। जैसे स्प्रिंग की बात करेंगे तो क्या होगा?
स्प्रिंग पर यदि कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसके दोनों एंड सेम वेलोसिटी से मूव करें, जरूरी नहीं है। दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस भी हो सकती है, एलोंगेट भी हो सकती है ड्यूरिंग मोशन। यहां पर क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, तो ये एंड जितना नीचे आएगा उतना ही ये एंड ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। और यही है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट इज सेम, और वेलोसिटीज यदि सेम है तो एक्सेलरेशंस भी सेम होंगे, डिस्प्लेसमेंट्स भी सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर आएगा, यानी एक्सेलरेशन सेम है मैग्नीट्यूड्स में। तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया। आगे आप पढ़ेंगे कि पुली हम कैसी लेते हैं, वो होती है मासलेस और फ्रिक्शनलेस। इसी से पुली कंस्ट्रेंट्स बनते हैं, ऐसे ही होते हैं वेज कंस्ट्रेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं रोप की। तो अनलेस स्टेटेड रोप कैसी होगी, तो याद रखना है कि रोप होगी इनएक्सटेंसिबल और मासलेस। मासलेस इनएक्सटेंसिबल रोप। और ऐसा होने से होता क्या है, उस रोप के हर पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होता है। इसको ही कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और ये तब वैलिड होगा जब स्ट्रिंग होगी इनएक्सटेंसिबल। अब ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है, तो इसको पहले हम मेथड से करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक कि किस तरह से एग्जाम में इसका आंसर हम फाइंड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक है। अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन। ये प्लेन स्मूथ प्लेन है, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है। अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रोप विच मूव्स विद वेलोसिटी v। ये दिखाई हुई है वो रोप, और ये रोप वेलोसिटी v से मूव कर रही है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि एक मैन होता है और वो मैन उसे कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस एंड को चला रहा होता है, ऐसा भी होता है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज। अब यहां पर जिस रोप की बात हुई है, यहां कहीं नहीं बोला है कि वो इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, तो यह हम अज्यूम करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यह है एक्चुअली कि लेंथ कांस्टेंट रहेगी स्ट्रिंग की। लेंथ कांस्टेंट रहेगी का मतलब क्या है, यदि वो मूविंग है तो उसका एक एंड जितना डिस्प्लेस होगा उतना ही दूसरा एंड भी डिस्प्लेस होगा, क्योंकि उसकी लेंथ को कांस्टेंट बने रहना है। एक एंड यदि ज्यादा चलता है और एक कम चलता है तो क्या होगा, वो कंप्रेस या एलोंगेट हो सकती है। पर यदि उसकी लेंथ कैसी है, कांस्टेंट, तो दोनों एंड्स या हर पॉइंट सेम अमाउंट से डिस्प्लेस होगा, वेलोसिटी सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगा। ये है एक्चुअली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब हमको चाहिए क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक की हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड से, पर ये मेथड आपको एग्जाम में यदि लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए उस ट्रिक को भी हम याद रखेंगे। तो अभी किसी इंस्टेंट पर ये ब्लॉक यहां पर है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये लेंथ ये है x, इसको x सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं हम y, ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज बन गया इस राइट ट्रायंगल का, उसको हमने सपोज कर लिया z। ये हम सपोज कर लेते हैं, इसको पहले आराम से समझेंगे तो भी आपको ट्रिक समझ में आएगी। ट्रिक भी इसी से आई हुई है, इसी सॉल्यूशन को हमने ट्रिक बना लिया है। तो पहले हमने मान लिया कि ये x है, कोई जरूरी नहीं है इस वॉल तक आप जाओ, आप यहां एक्सल तक भी जा सकते हो। ये ब्लॉक का ये एंड, ये और एक्सल, इनके बीच की सेपरेशन अभी इस इंस्टेंट पर है x, यह है y, यह है z। अब ये क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो इन तीनों के बीच कुछ रिलेशनशिप है। क्या है वो रिलेशनशिप, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह है इनके बीच रिलेशनशिप पाइथागोरस थ्योरम से। और अब इस इक्वेशन को
डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां क्या मिलेगा हमको, यहां मिलेगा 2z dz dt, ये मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा हमको 2x dx dt, dx dt। और तीसरी टर्म क्या आएगी, वो आएगी 2y टाइम्स dy अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस इक्वेशन को। अब इसके बारे में सोचें कि ये क्या है, dz अपॉन dt का मतलब क्या होता है। z अभी क्या है, z एक लेंथ है, ये जो रोप इस ब्लॉक और पुली के बीच में है इसकी लेंथ। तो dz अपॉन dt हमको क्या बताता है कि किस तरह z टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ z। dx अपॉन dt बताता है हाउ x चेंजेस विद टाइम, dy अपॉन dt y में चेंज बतलाता है। तो y में तो चेंज होगा ही नहीं। आप सोचकर देखें, ब्लॉक यदि इस सरफेस पर मूव करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस एंड को वेलोसिटी मिली हुई है, तो ये ब्लॉक पुल होगा। तो ये x बदलेगा क्या, यस z भी बदलेगा, y डज नॉट चेंज। यानी dy अपॉन dt ये जीरो होने से ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे, ये 2 कैंसल आउट हो गया। अब ये देखेंगे कि z टाइम के साथ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। भूलेंगे नहीं, हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये मेथड से कर रहे हैं, बहुत आराम से समझ रहे हैं, फिर इसके बाद वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो विद इन नो टाइम, इन फ्यू सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। पर इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि नई यदि कोई प्रॉब्लम बनाई जाएगी तो ये मेथड भी हमको काम आएगी। तो x वेरिएबल है, z वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, ये टर्म जीरो हो गई, 2 भी कैंसिल हो गया। अब z टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ये ब्लॉक अप्रोच कर रहा है, लाइक पुली की तरफ आ रहा है, तो z कम होगा। तो जब भी कोई वेरिएबल, कोई लेंथ कम हो रही होती है इस तरह की प्रॉब्लम में, तो उसको लेते हैं माइनस साइन के साथ। तो इसको एक माइनस दे देता हूं, हालांकि x भी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, x भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पर मैं आपके दिमाग में भर रहा हूं ये बात कि जब भी ये ब्लॉक पुली के पास जा रहा होता है, तो फिर हम उसकी वेलोसिटी जो होती है, एक्चुअली वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद टाइम इज वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। और ये क्या है, यह है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसकी, ब्लॉक की, क्योंकि x के डिक्रीज होने का रेट है ये। तो माइनस हालांकि अभी कोई मतलब नहीं है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करें, अब हमको चाहिए क्या है, चाहिए हमको इस ब्लॉक की वेलोसिटी, कहां पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है। माइनस तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन dt हमको फाइंड आउट करना है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होगा, ये x को ट्रांसपोज कर लेंगे, ये होगा z अपॉन x टाइम्स dz अपॉन dt। ये हमें फाइंड आउट करना है, dx अपॉन dt, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। अब लगाएंगे हम वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब यदि इस पॉइंट की, ये स्ट्रिंग कैसी है, ये रोप कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी यदि v है, तो इसकी भी, जहां ये कनेक्ट हो रही है, यहां ये रोप जहां ब्लॉक के साथ कनेक्ट हुई है, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली वो होगी v के बराबर। और v मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन की, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ z, यानी इसको हम लिख सकते हैं v, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हमने लिख लिया v, और ट्रिग्नोमेट्री से देखें तो z बाई एक्स कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल यदि थीटा है तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। x बाई जेड इज साइन थीटा, तो z अपॉन एक्स कितना होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आ गया v अपॉन साइन थीटा, जो हमें चाहिए था।
हमारा आंसर हो जाएगा v अपॉन साइन थीटा, v बाय साइन थीटा। तो एक बार और सुन लें ध्यान से, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है कि यदि ये रोप कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, तो इस एंड की वेलोसिटी यदि v है तो इस एंड की वेलोसिटी भी उस रोप के v ही होनी चाहिए, क्योंकि वो लंबाई में ना खींचने वाली रस्सी है। हिंदी में उसको कहते हैं अवितान्य, मतलब लंबाई में नहीं खींचने वाली डोरी। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये रखा हुआ था किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ब्लॉक, या एंगल थीटा हमको गिवन था और इस एंड की वेलोसिटी v दी हुई थी। हमको चाहिए थे इस ब्लॉक की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमने ट्रायंगल बनाया, इन तीनों क्वांटिटीज में रिलेशन लिखा और y तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर दिया। ये दो टर्म्स आएंगी, z घट रहा है टाइम के साथ, इसके घट रहा है इसलिए इसको माइनस साइन के साथ लेंगे, ये भी डिक्रीज हो रहा है x टाइम के साथ तो भी माइनस लेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड टाइप की प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप याद भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान दे लेना कि ये थीटा, कई बार ये वाला थीटा दिया होगा, फिर गड़बड़ यहाँ हो सकती, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दे लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक, इसी प्रॉब्लम को हम एग्जाम में ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपका आंसर जल्दी आ सकता है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक ब्लॉक है और यहां कनेक्टेड है वो रोप, ये हो गई वो रोप, यहां लगी हुई है पुली और ये वेलोसिटी हमको गिवन है। हमको चाहिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो है b, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब हम इन दो पॉइंट्स की बात करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो स्ट्रिंग के एंड्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनकी बात करेंगे। अब क्योंकि स्ट्रिंग या रोप है इनएक्सटेंसिबल, तो जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए। ये तो हमने ब्लॉक की वेलोसिटी सपोज किया, स्ट्रिंग की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो इसका कंपोनेंट यहां ले लेंगे। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो b का कंपोनेंट इधर हो जाएगा b साइन थीटा। अब इस ट्रिक में क्या करेंगे, ये ट्रिक हम वेलोसिटीज के लिए, एक्सेलरेशंस के लिए भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए, डिस्प्लेसमेंट्स के लिए भी लगा सकते हैं। करना क्या है हमको, करना सिर्फ ये है, हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट ये पुली के पास जा रहा है या दूर जा रहा है। कहने का मतलब यही हो गया कि ये z डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। पास जा रहा है मतलब z डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो माइनस साइन के साथ ले लेंगे इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, सिंपल बात। इसीलिए यहां पर मैंने माइनस साइन लिया था, यानी एज सच ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो फैक्ट है। तो इस को ले लेंगे हम माइनस साइन के साथ, मतलब क्या लिखेंगे, माइनस b साइन थीटा। और फिर ये देखेंगे कि स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट पुली से दूर जाएगा, मतलब टेंड्स टू गो अवे, अवे जा रहा है, तो इसको ले लेंगे प्लस साइन के साथ में, और इसको लिख लेंगे 0 के बराबर। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए b, तो b कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v अपॉन साइन थीटा। इमीडिएट आपका आंसर आ जाएगा विद इन नो टाइम, मतलब अलग से भी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, इसी डायग्राम पर काम करना है। यह है वो रोप, इस पॉइंट की वेलोसिटी है v, और ब्लॉक की इस डायरेक्शन में चाहिए, वो सपोज कर लेंगे b, तो इधर हो जाएगी b। बस आप यहाँ v मत ले लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बस और कुछ नहीं, वो v दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको b सपोज कर लेंगे, ये v हो भी नहीं सकती है, तो ये 90 माइनस थीटा होकर इधर हो जाएगा वो b साइन थीटा। फिर देखेंगे ये पॉइंट पुली के पास आ रहा है, मतलब z कम हो रहा है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस साइन के साथ, और ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी है v, मतलब टेंड्स टू गो अवे, तो ये वेलोसिटी ले लेंगे प्लस साइन के साथ, दूर जाए तो प्लस, पास आए तो माइनस। दोनों वेलोसिटीज को साइन के साथ ऐड करके इज इक्वल टू 0 करेंगे, उसमें से b को वर्कआउट कर लेंगे। अब एक्चुअली ये हुआ क्यों है ऐसा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि
यदि इस ब्लॉक और पुली को मिलकर एक सिस्टम बना लिया जाए तो जो भी फोर्सेस हैं, जो भी उसमें काम कर रहे होंगे, वो सब कैसे होंगे? फोर्सेस सब हो जाएंगे इंटरनल, और इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो मतलब इक्वल ऑपोजिट होगा वर्क डन, और उसकी वजह से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल ऑपोजिट, फिर वेलोसिटीज इक्वल ऑपोजिट हो जाएंगी, और उनका सम जो है वो कैसा हो जाएगा? वेक्टर सम वो जीरो हो जाएगा। ये ट्रिक आई वहां से है, एक्चुअली फैक्ट ये लगता है उसमें, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब इस तरह का सवाल आए तो आपको मेथड पे नहीं जाना है, आपको ऐसी ट्रिक लगाकर उसको सॉल्व कर लेना है। अगला सवाल करेंगे। टू masses आर कनेक्टेड बाय a string which passes over a pulley accelerating upward at a rate a as shown. If a1 a2 be the acceleration of bodies 1 and 2 respectively, then तो ये एक पुली है जो एक्सेलरेशन ए से वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। ये एक रोप है जिसके एंड्स पर कनेक्टेड हैं ये दो मासेस 1 और 2, और इनके एक्सेलरेशंस दिखाए हुए हैं। 1 का एक्सेलरेशन है a1 ऊपर, और 2 का एक्सेलरेशन है नीचे a2। हमको कैपिटल ए a1 और a2 में रिलेशनशिप बतलाना है, तो इसको भी हम करेंगे बाय द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एक्चुअली है कि ड्यूरिंग मोशन, जब किसी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द मोशन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज, लेंथ कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम रोप को सपोज करते हैं इनएक्सटेंसिबल। जैसे स्प्रिंग होगी तो जरूरी नहीं है कि उसकी लेंथ ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट बनी रहे, पर यह है रोप। यहां सवाल में बोला नहीं है भले ही, पर हम ये मान के काम करेंगे कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, और उसकी लेंथ ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट बनी रहेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर उस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो ये मैंने बना लिया रेफरेंस, यह है ग्राउंड, और ये सेंटर पुली का, और पुली का सेंटर मान लेते हैं कि h हाइट पर है किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ये पोजीशंस हैं दोनों ब्लॉक्स और पुली की। पुली है ग्राउंड से h हाइट पर, ये a1 है y1 हाइट पर, और 2 है y2 पर। तो किसी इंस्टेंट पर ये उनकी पोजीशंस हैं। अब लेंथ कांस्टेंट रहती है स्ट्रिंग की, इस बात को ध्यान रखकर इस स्ट्रिंग की, इस रोप की हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे इस इंस्टेंट पर। तो कितनी होगी? तो पहले चाहिए हमें ये लेंथ, तो सेंटर तक ग्राउंड से लेंथ कितनी है? h, और h में से y1 को सब्ट्रैक्ट करने से इस पोर्शन की लेंथ आ जाएगी। तो कितनी होगी वो होगी y1 माइनस h माइनस y1 हो जाएगी। क्या क्यों गड़बड़ करता हूं मैं? तो वो कितनी हो जाएगी? वो होगी h माइनस y1। फिर इस पोर्शन की कितनी होगी लेंथ? तो h माइनस y2, तो प्लस h माइनस y2। उसके अलावा ये जो इस पर ओवरलैप हो रहा है, ये सेगमेंट r रेडियस है यदि पुली की, तो ये हाफ द सरकमफेरेंस है, मतलब ये होगा पाई r। ये तीनों लेंथ आ गई, इसमें टोटल लेंथ ये हो गई, और लेंथ होती है कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, पर उसके पहले इसको रीअरेंज कर लें। 2h माइनस y1 माइनस y2 प्लस पाई r इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रिंग या रोप कंस्टेंट, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो 2 dh अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करने से पहली टर्म तो ये आई, फिर दूसरी टर्म आएगी dy1 अपॉन dt, फिर dy2 अपॉन dt, और पाई r तो कांस्टेंट है तो ये जीरो,
और इधर भी हो जाएगा 0 क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब dH अपॉन dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ h। h क्या है? पुली के सेंटर की हाइट। यह है हमारा डेटम रेफरेंस। तो h किस तरह बदलेगा? तो हम तो एक्सेलरेशन को देखें, एक्सेलरेशन ऊपर है यानी h विल इंक्रीज विद टाइम, यानी इसको लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में। और यह है क्या? तो यह है पुली की वेलोसिटी। तो dH अपॉन dt पॉजिटिव क्योंकि एक्सेलरेशन है ऊपर। अब इसको देखें, हमें चाहिए dy1 अपॉन dt का साइन। यह है इस मास 1 की वेलोसिटी dy1 अपॉन dt। तो क्या देखेंगे? उसका एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब y1 विल इंक्रीज विद टाइम। और इंक्रीज बोल रहे हैं यानी इसको लेंगे हम प्लस साइन के साथ, ये हो गया v1। हमको रिलेशन एक्सेलरेशंस में चाहिए, तो अभी एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसे देखें तो देखो a2 है नीचे, y2 विल डिक्रीज विद टाइम, y2 विल डिक्रीज विद टाइम। तो इसको माइनस साइन के साथ लेंगे तो यहां आएगा प्लस साइन, इस माइनस की वजह से एडिशनल जो माइनस आया इक्वल्स टू 0। और अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करें तो dvp अपॉन dt वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पुली माइनस a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0। और इसी को बोला हुआ है कैपिटल A, यानी 2 कैपिटल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाएंगे तो a1 और माइनस a2, तो कैपिटल A आ जाएगा a1 माइनस a2 बाय 2। a1 माइनस a2 बाय 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको रट भी सकते हैं। अब इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं। वही ट्रिक किस तरह यहां पर अप्लाई करेंगे? पिछले क्वेश्चन में हमने वो ट्रिक वेलोसिटीज के लिए लगाई थी, अब लगाएंगे उसे एक्सेलरेशंस के लिए। तो क्या करना होता है? आप तो इस पुली के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन देखो 1 का, तो ये पास आ रहा है ना, एक्सेलरेशन है a1 और ये ब्लॉक पुली के पास आ रहा है, तो इसको ले लेना प्लस साइन के साथ, पास आए तो माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये सेगमेंट इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी लेंथ कम होगी। तो पास आए तो माइनस साइन के साथ। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस का नहीं है, पर आपको अलग अलग लेना पड़ेगा बस साइन। तो इसी लॉजिक से इसका साइन तय करो कि a1 का साइन क्या होगा। तो ये ब्लॉक इस पुली के पास आ रहा है विच टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ, और इसलिए इसको ले लेंगे हम माइनस a1। फिर देखेंगे इस पुली की बात करेंगे। ये पुली इस लेंथ को, इस सेगमेंट को क्या करेगी? उसका एक्सेलरेशन ऊपर है यानी लेंथ को बढ़ाएगी, बढ़ाएगी तो प्लस साइन के साथ ले लो। उसके बाद इसकी बात करो, ये लेंथ को क्या करेगा? ये एक्सेलरेशन a2, ये लेंथ को बढ़ाएगा, ये लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस साइन के साथ प्लस a2। और एक बार और इसे देखो पुली को, तो ये पुली फिर इस लेंथ को क्या करेगी? क्योंकि दो सेगमेंट है ना, तो ये पुली 2 बार आएगी, ये पुली 2 बार हमें लेना पड़ेगी। पहले हमने इस सेगमेंट की बात की, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन a1 लेंथ विल डिक्रीज, तो माइनस a1। इस सेगमेंट की बात करते समय इस पुली की बात करोगे तो इसका एक्सेलरेशन टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ, तो प्लस आ जाएगा। फिर इस लेंथ की बात करेंगे, 2 लेंथ है इसलिए, एक और लेंथ होती तो 3 बार आती पुली। तो फिर से इसकी बात करें तो ये एक्सेलरेशन लेंथ को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो प्लस ले लिया, और पुली भी इस लेंथ को बढ़ाएगी, उसका एक्सेलरेशन a, तो प्लस ले लिया, E इक्वल्स टू 0 कर दिया बस। तो क्या आ गया? ये 2a इज इक्वल टू a1 माइनस a2 एंड सो कैपिटल A इज a1 माइनस a2 बाय 2। तो जेई मेन या एडवांस में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको उसको ट्रिक से सॉल्व कर लेना है। हो सके तो इस रिजल्ट को याद रखें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी फ्रेम किया जा सकता है। नंबर्स दिए होंगे, इंस्टेड ऑफ a1 a2 a कुछ डिजिट्स दी होंगी यहाँ पर एक्सेलरेशंस में, तो आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा a1 माइनस a2 बाय 2। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर the ends p and q of an unstretchable string move downwards with uniform speed u।
तो यहां बोला हुआ है अनस्ट्रेचेबल है स्ट्रिंग। अब इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आएंगे तो पहला थॉट यही आपके पास आना चाहिए कि वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर बेस्ड प्रॉब्लम, तभी फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को भी हम पहले मेथड से करते हैं और फिर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या बोला हुआ है हमसे कि यह है वो स्ट्रिंग और इसके दोनों एंड्स स्पीड u से डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं। पुलीज ए एंड बी आर फिक्स्ड, ये दो फिक्स्ड पुलीज, मास m मूव्स अपवर्ड विद अ स्पीड, इसकी हमसे स्पीड पूछी हुई है, बोला हुआ है कि अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड हम रिगार्ड कर लेते हैं, यह है अपवर्ड डायरेक्शन में v। और p और q दोनों जा रहे हैं नीचे, दोनों जा रहे हैं नीचे विद स्पीड u, तो हमको बताना है v इन टर्म्स ऑफ u। तो मेथड से इसको यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या मेथड लगानी पड़ेगी हमको, तो हमको लेना पड़ेगा ये लेंथ, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। अब इस क्वेश्चन में p और q दोनों की स्पीड है सेम। एक क्वेश्चन और होता है जिसमें एक u और दूसरा ओमेगा ले लेते हैं मान लो, तब v पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड ओमेगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। पर यहां आप देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो बनेंगे, ये वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, तो अभी तो काम चल जाएगा एक ही ट्रायंगल से। अदरवाइज फिर आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर उनके मैनिपुलेशन से आंसर आएगा। हाल फिलहाल अब ये तीनों में रिलेशन क्या है इन तीनों वेरिएबल्स में, तो इन तीनों वेरिएबल्स में ये रिलेशन है z स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन तीनों वेरिएबल्स में से ये कैसा है, ये है कांस्टेंट। होगा क्या, ये दो एंड्स p और q जब नीचे जाएंगे, ब्लॉक जाएगा ऊपर, तब ये लेंथ चेंज होगी, ये लेंथ बिटवीन दिस नॉट एंड पुली ये चेंज होगी, y विल चेंज, x डज नॉट। तो x यहां पर कांस्टेंट है, z और y वेरिएबल्स हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे, 2z dz बाई dt, जिस रेट से ये लेंथ चेंज हो रही है, ऑब्वियसली यह है u। अब इस तरफ इसको छोड़ भी सकते हैं आप, और यहां क्या लिख लेंगे, 2y टाइम्स dy अपॉन dt, और dy अपॉन dt मतलब इसके मूव करने का रेट, y के चेंज होने का रेट, मतलब इसकी वेलोसिटी, दैट इज v। अब dz अपॉन dt इसको माइनस साइन के साथ लेंगे, बिकॉज this length z will decrease when this block will move up, y will also decrease with time, दोनों को माइनस साइन के साथ लेंगे, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, माइनस तो एडजस्ट हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यूज डाल देते हैं। तो यहां है z, और dz अपॉन dt क्या है, dz अपॉन dt इज u, तो ये हो गया u के बराबर, और इस y को इसके नीचे लिख देते हैं, और इधर dy अपॉन dt यही हमको चाहिए, इसको हमने v सपोज किया हुआ है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो यहां क्या लिखना है हमको, अब v, यही हमको चाहिए था, v का वैल्यू। अब z अपॉन y क्या है, तो इस ट्रायंगल को देखें, तो इस ट्रायंगल में थीटा के करस्पॉन्डिंग ये एंगल दिया है थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज y बाय z, ये है z अपॉन y, मतलब 1 अपॉन cos थीटा, यानी v हो गया u अपॉन cos थीटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक ही ट्रायंगल लेने से काम क्यों चल गया, क्योंकि यदि आप ये वाला भी ट्रायंगल कंसिडर करते, ये वाला राइट हैंड साइड का, फिर से ऐसी ही इक्वेशन बनती, रिलेशन यही होता, सिमेट्री की वजह से डिफरेंशिएशन करने पर फिर से ऐसी एक इक्वेशन आती, दोनों को मान लो ऐड कर लेते, तो दोनों LHS RHS में दोनों तरफ 2 आता, जो कैंसिल हो जाता, मतलब अभी हाल फिलहाल तो एक ही ट्रायंगल से काम चल गया। पर यदि ये दिया हो आपको u, ये दिया हो v, और इसकी आपको वेलोसिटी पूछी हो, स्पीड पूछी हो ओमेगा, तब फिर आप अलग अलग दोनों ट्रायंगल्स पर काम करेंगे और उनके मैनिपुलेशन से फिर वो ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आ गया v इक्वल्स टू
u अपॉन कॉस थीटा। ये इसका आंसर है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम ट्रिक से। इसको अब हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, फिर से वेलोसिटीज के बीच है रिलेशनशिप, तो वेलोसिटी की बात करते हैं। अब इस सेगमेंट की बात करें, इधर हमने वेलोसिटीज ब्लॉक की रिगार्ड की है v, तो इधर कितनी होगी, इस v का कंपोनेंट इधर कितना होगा, तो वो होगा ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ये है v, ये थीटा है, ये v है, v इधर है, v इधर है, ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट हुआ v cos थीटा। और इस पॉइंट और इस पॉइंट की यदि बात करें तो v cos थीटा टेंड्स टू डिक्रीज दिस लेंथ। इस सेगमेंट की बात करें, डिक्रीज लेंथ, यूं कह सकते हैं कि ये ब्लॉक पुली के पास आ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं v cos थीटा टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ, तो माइनस v cos थीटा ले लेंगे इसको, माइनस साइन के साथ, माइनस v cos थीटा। अब ये पॉइंट टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ, दिख रहा है आपको, इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, तो इसको ले लेंगे हम प्लस साइन के साथ में, ठीक है। और फिर इस तरफ भी करेंगे यही काम, तो ये ट्वाइस हो जाएंगे दोनों, पर छोड़ देते हैं ड्यू टू सिमेट्री, इज इक्वल टू 0, एंड सो वी नीड टू फाइंड v कम्स आउट टू बी u अपॉन cos थीटा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, पर आपको याद रखना है कि ये वेलोसिटीज यदि सेम नहीं है तो दोनों ट्रायंगल्स पर वर्क करेंगे। ये मेथड भी इजी ही है, यदि ये भूल जाते हैं, ट्रिक विक नहीं लगा पा रहे हो, तो इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक है तो कंफ्यूजिंग, है ना। यदि वो सेट हो गया दिमाग में तो बहुत आसान है, अदरवाइज आप तो मेथड पे भरोसा करो, इससे भी जल्दी आंसर आ जाता है। द वेलोसिटी ऑफ end A of rigid rod placed between two smooth vertical walls move with velocity u along vertical direction. Find out the velocity of end B of that rod. Rod always remains in contact with the vertical walls. तो ये दिखाया हुआ है rigid rod। अब rigid rod है यदि, तो इसकी लेंथ ड्यूरिंग मोशन कैसी रहेगी, कांस्टेंट। मतलब हम इसमें भी क्या लगा सकते हैं, कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाया जा सकता है। लेंथ ऑफ द रॉड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब ये एंड रॉड का वॉल के कांटेक्ट में है, और एंड बी ये है ग्राउंड के कांटेक्ट में, और ये दोनों सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं। ए की हमको दी हुई है स्पीड u अलोंग द वॉल डाउनवर्ड्स। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ एंड बी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे, और ज्योमेट्री लगाकर मान लेते हैं इस बी की वेलोसिटी। कहां पूछी हुई है हमसे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द एंड बी ऑफ दैट रॉड, रॉड ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द वर्टिकल वॉल्स। इसकी वेलोसिटी अलोंग ग्राउंड हमसे पूछी हुई है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको v मान लेते हैं। और ये वेलोसिटी एंड ए की दी हुई है, ये कितनी है, ये है u। तो अब इन दोनों को हम अलोंग द रॉड रिजॉल्व कर लेते हैं इन वेलोसिटीज को। इसको आगे बढ़ाएं तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा। तो ये है एंड बी की वेलोसिटी अलोंग रॉड, और ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा होने से ए की इधर वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको लिखना होगा हमें u cos 90 माइनस थीटा, तो वो बन जाएगा sin थीटा। यानी ये और ये ए और बी की वेलोसिटीज हो गई, बी की v cos थीटा अलोंग द रॉड और ए की u sin थीटा अलोंग द रॉड। और क्योंकि रॉड की लेंथ कांस्टेंट है, हम वो ट्रिक लगा देते हैं, v cos थीटा टेंड्स टू इंक्रीज, तो प्लस साइन के साथ, और u sin थीटा टेंड्स टू डिक्रीज, पर होगा क्या, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, इसीलिए एक प्लस और एक माइनस साइन के साथ लेते हैं, और नेट क्या हो जाएगा, 0, इसलिए वो प्लस माइनस साइन लिया जाता है। तो ये v cos थीटा और ये प्लस, तो ये माइनस, मतलब हमको ऑपोजिट साइन लेने हैं, बस इतना ध्यान रखना, ऑपोजिट साइन के साथ उनको जोड़कर 0 कर देना है, बस ये कहानी है। अब हमको चाहिए क्या है,
हमको चाहिए v, तो v बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज tan थीटा। तो ये होगा u tan थीटा, मतलब आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आसान सवाल है, तो इस तरह की ट्रिक लगाकर हम जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। If block A has velocity of 0.6 meter per second to the right, determine the velocity of cylinder B। तो A की वेलोसिटी दे रखी है इधर 0.6 मीटर पर सेकेंड, हमको इस सिलेंडर B की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से ही सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम ट्रिक लगाएंगे, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल भी और इस तरह का के और भी प्रॉब्लम्स आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले फोर्सेस की बात कर लेते हैं। फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं इस पर। एक फोर्स तो होगा इसका वेट, सिलेंडर का, इसका मास mb मान लें तो mb इंटू जी। ये होगा टेंशन T। अब ये पूरी एक ही रोप है, आप देख रहे हैं एक ही रोप है, इसमें सब जगह टेंशंस दिखाना शुरू करें, ऐसा, इधर ऐसा, तो इधर होगा ये 2T, यानी ब्लॉक ए पर टेंशन है 2T और बी पर है T। तो पहले ये T हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद जिस रेशो में टेंशंस होते हैं उससे ऑपोजिट रेशो में होते हैं डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस। ये प्रॉपर्टी है। और ये आई कैसे है, तो यहां पर दो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं जो मूव करेंगे। तो होगा ये कि यदि हम दोनों ब्लॉक्स, पुलिस, सबको मिलकर एक क्लोज सिस्टम बना लें तो ये टेंशंस वगैरह ये सब हो जाएंगे इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन होगा 0। इन अदर वर्ड्स, work done on A and work done on B will be equal and opposite. Net work done 0, work dones equal opposite होंगे, equal opposite होंगे। ये बात पहले दिमाग में आ जाए। तो फिर आप देख रहे हैं कि फोर्स अलग अलग हैं, वर्क डन तो ऑपोजिट तो वो हैं, पर वर्क डन इक्वल है, फोर्स डिफरेंट है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, और डिस्प्लेसमेंट का रेट ही वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। फिर से बोलता हूं मैं कि यदि हम इन दोनों ब्लॉक्स को, मूविंग पार्ट्स यही है सिस्टम के, दोनों को मिलकर एक सिस्टम बना लें तो इंटरनल हो जाएंगे ये टेंशंस, वर्क डन बाय द टेंशन वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन भले ही 0 हो गया है, पर क्योंकि टेंशन अलग अलग है इसलिए दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगे, और डिस्प्लेसमेंट होंगे टेंशन के इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसलिए वेलोसिटी और इसलिए एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट हमको ये रट लेना है। क्या रट लेना है आपको, कि पहले निकाल लेना है टेंशन और फिर बात करनी है वेलोसिटीज की। तो यदि हमको चाहिए किसकी वेलोसिटी, बी की, तो VB अपॉन VA, इसे कैसा लिखेंगे, टेंशन का इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए यहां लिखेंगे हम टेंशन ऑन A और यहां लिखेंगे टेंशन ऑन B। ये इक्वेशन आपको याद आ जानी चाहिए, ये बन जानी चाहिए, ये ऑलरेडी पता है आपको, तो VB निकल आएगा। VB बराबर क्या होगा, VA विच इज गिवन टू बी 0.6, यह आ जाएगा 0.6 TA अपॉन TB। TA is 2T, TB is T, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी देर भी आपको नहीं लगेगी। तो ये सवाल यदि एग्जाम में आता है तो ये सब नहीं सोचना है आपको तो सीधे ये रट लेना है, दोनों ब्लॉक्स पे टेंशन निकालेंगे और टेंशन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी वेलोसिटीज। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमको फाइंड करनी है, VB, ये VB है, तो A की हमें निकालनी है, A की दी हुई है, B की फाइंड आउट करनी है। तो ये है 2, ये है 1, तो क्या हो जाएगा, इधर वेलोसिटी यदि ये 1 है तो इधर हो जाएगी वो 2 टाइम्स, यानी सीधे आप आंसर कर सकते हो 0.6 टाइम्स 2 यानी 1.2
टू हो जाएगी बी की वेलोसिटी, यानी ट्रिक लगाकर इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, केवल इसमें नहीं, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम कर जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। यह है ब्लॉक बी जो राइटवर्ड्स वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए रिलेटिव टू बी इज, हमको वेलोसिटी चाहिए ए की पर विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी यहां यूज करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम करना है आपको टेंशन शो करना है। अब आप देख रहे हैं रोप तो ये एक ही है, पूरी एक ही रोप है, तो यहां से टेंशंस को मार्क करना शुरू करें। इसको मान लेते हैं टी, तो ये भी होगा टी, तो इधर आएगा टेंशन 2t। हमको ब्लॉक पर चाहिए टेंशन, ये हो गया 2t, फिर ये t, ये भी t, ये भी t, तो ये होगा t के बराबर, यानी टोटल टेंशन इस पर कितना आएगा? वो होगा 3t, 3t। और इधर आएंगे आप तो ये है t, ये है t, तो इधर आएगा 2t। यानी शॉर्ट में बस वहां मार्किंग करें या मेंटली सोचकर भी आप लिख दें कि 3t 2t टेंशंस हो गए। अब हमको पता है कि वेलोसिटीज होती हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस। तो हमको चाहिए किसकी वेलोसिटी है? हमको पता है b की वेलोसिटी, a की हमें चाहिए, तो va अपॉन vb, va अपॉन vb ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ टेंशंस। तो यहां आएगा b का टेंशन दैट इज 3t, और यहां आएगा a का टेंशन विच इज 2t। तो हमें a की वेलोसिटी मिल गई इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ b। तो va इज इक्वल टू हो गया 3/2 vb विच इज v नॉट। तो ये a की वेलोसिटी हो गई। अब हमें चाहिए क्या है? हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b। तो हम जानते हैं वन डायमेंशन में हमको वेक्टर साइन के बगैर ऐसा लिखना पड़ेगा। टू डायमेंशन में तो हम वेक्टर साइन लगाते हैं, यहां पर बगैर साइन के इसको लिख देंगे, और इस डायरेक्शन को रिगार्ड किया हुआ है हमने पॉजिटिव, क्योंकि इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। हमको ये चाहिए वी ए बी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यदि वो माइनस साइन के साथ आया सॉल्विंग के बाद तो वो हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव आया तो टूवर्ड्स राइट हो जाएगा, और इन दोनों को हमें साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और यहां आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव है, यानी ये ब्लॉक वी नॉट से इधर जाएगा और ये वाला ब्लॉक उधर ही जाएगा 3/2 वी नॉट से, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो वी ए कितना रख दिया यहाँ 3/2 वी नॉट, एंड वी बी इज वी नॉट, तो ये है 1.5 माइनस 1, यानी वी नॉट अपॉन 2, और ये आ रहा है पॉजिटिव, यानी राइट वर्ड्स, यानी आंसर हो जाएगा वी नॉट बाय 2 towards right. Option B is correct. In the figure shown, blocks A and B move with velocities v1 v2 along horizontal direction. ये दी हुई है v1 v2, इन दो ब्लॉक्स की velocities along horizontal. Find the ratio of v1 and v2. मतलब v1 v2 in terms of theta 1 theta 2 हमको find out करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम ले लेते हैं कंपोनेंट्स। इसका कंपोनेंट along the string इधर, ये थीटा 1 है तो ये होगा v1 cos थीटा 1। इसको ट्रिक से ही हम सॉल्व करेंगे। ये v2, इसका कंपोनेंट भी अलोंग लेंथ ले लेते हैं, ये थीटा 2 है, ये थीटा 2 होगा, यानी ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2। अब ये एक्चुअली है इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी। इस पॉइंट की है v1 cos थीटा 1, तो ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी? इस लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी, यानी इसको ले लेंगे हम माइनस साइन के साथ, माइनस v1 cos थीटा 1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है विच टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ, यानी प्लस v2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू 0, इज इक्वल टू 0। बस यहीं से वो रिलेशन आ जाएगा। तो v1 cos थीटा 1 इक्वल्स टू v2 cos थीटा 2, तो v1 बाय v2 हमको चाहिए, ये हो जाएगा
cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1। इस तरह से भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो v1 बाय v2 इज इक्वल टू cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocities of blocks A, B and pulley P2 are shown in figure. Find velocity of pulley P1 and block C. तो यहाँ आप ये सिस्टम देख रहे हैं, इसमें हमें ब्लॉक ए और बी की वेलोसिटीज दी हुई हैं और पुली P2 की वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। हमको चाहिए इस पुली P1 की वेलोसिटी और इस ब्लॉक C की वेलोसिटी। तो इसको भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि P1 पुली P1 की वेलोसिटी है डाउनवर्ड्स और उसको रिगार्ड कर लेते हैं VP1, और C की वेलोसिटी भी नीचे मान लेते हैं और वो है मान लो VC। ये वेलोसिटीज हमने सपोज कर ली। और अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम ये सिस्टम, ये पुली P1, ये वाला ब्लॉक A और ये वाला ब्लॉक B, इस सिस्टम की बात करेंगे और इसके लिए वो ट्रिक लगा देंगे। फिर उसके बाद एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम लेंगे P2, ये P1 और C, उससे एक इक्वेशन बनाएंगे और दोनों के मैनिपुलेशन से ये आंसर्स बता देंगे VP1 और VC के। तो पहले बनाएंगे इसकी इक्वेशन, इस वाले जो मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है, वायलेट से जो दिखाया हुआ है उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो इसमें आते हैं, अब ये ब्लॉक पुली से जा रहा है दूर, हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ये वेलोसिटी क्या कर रही है, इस सेगमेंट की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ। तो इसको प्लस साइन का साथ ले लेते हैं, मतलब +20। फिर इस पुली की बात करेंगे, सेगमेंट ये हम देख रहे हैं, पुली हमने माना है कि नीचे जा रही है, इस लेंथ को घटाने की कोशिश करेगी, तो इसको ले लेते हैं माइनस साइन के साथ में VP1 एक बार। अब इसी सिस्टम में इस सेगमेंट की बात करें तो इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी इस लेंथ को घटाने की कोशिश कर रही है, मतलब -10 ले लेंगे, और पुली भी इसके लेंथ को घटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वेलोसिटी हमने नीचे रिगार्ड की है, यानी ये होगा -VP1 इक्वल्स टू 0। और इसकी सॉल्विंग से आपको VP1 मिल जाएगा। तो ये दोनों होंगे 2P1, उस तरफ ले जाने पर 2 और 10 में 20 माइनस 10 यानी 10, यानी VP1 आ गया। VP1 कम्स आउट टू बी 5 और हमारी सपोज्ड डायरेक्शन भी सही है यदि वो प्लस साइन के साथ आया हुआ है, यानी इसमें से या तो ऑप्शन बी सही है या फिर डी सही है। अब निकालेंगे VC और VC के लिए वापस इधर आते हैं इस ग्रीन वाले पार्ट में, तो फिर से वही काम करेंगे। ये सेगमेंट देखें, यदि इस सेगमेंट की यदि बात करेंगे तो ये पुली जा रही है 5 से नीचे, जिसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी यानी +5, और ये भी बढ़ाने की कोशिश करेगी तो +10। फिर इस ब्लॉक की बात करें, इस सेगमेंट की बात करें तो इसकी जो कुछ वेलोसिटी है VC, वो लेंथ को बढ़ा रही है यानी +VC करेंगे, और ये पुली इस लेंथ को बढ़ा रही है यानी +10 करेंगे, इज इक्वल टू 0। 10 और 10 20 और 5 25, तो VC बराबर हुआ -25 मीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन बता रहा है कि हमारी जो सपोज डायरेक्शन है वो रॉन्ग है, VC यहां नहीं है बल्कि वो है ऊपर, अपवर्ड, मतलब उसकी आपको डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। सही डायरेक्शन ये है VC, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। VP1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, VC इज 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। The figure shows one end of a string being pulled down at constant velocity v. इस एंड की बात हो रही है। Find the velocity of mass m as a function of x. मतलब हमको इसकी वेलोसिटी चाहिए एज फंक्शन ऑफ x, मतलब किस तरह x पर डिपेंड कर रही है m की वेलोसिटी। तो ये b दिया हुआ है हमें, सिमेट्री से आप देख रहे हैं ये भी b है, ये भी b है, और ये है x।
हमको चाहिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इतनी ही होगी ये लेंथ भी, तो हो गया 2 टाइम्स प्लस ये जो पार्ट है यहां तक का, इसको हम सपोज कर लेते हैं y, तो प्लस y is equal to length of the rope which is constant, length of the rope which is constant। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो ये है, इसके अलावा क्या आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x टाइम्स dx अपॉन dt, dx अपॉन dt प्लस प्लस क्या करेंगे dy बाय dt विच इज v, आप चाहें तो इसको v लिख सकते हैं, dy अपॉन dt, और RHS में तो वो कांस्टेंट है तो ये हो गया 0, बस इसको हमें सॉल्व कर देना है, ये 2 कैंसिल आउट, और हमें चाहिए है क्या वेलोसिटी ऑफ m, m मतलब ये चाहिए हमें एज फंक्शन ऑफ x, तो dy अपॉन dt कितना होगा, dy अपॉन dt है v के बराबर, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस v, उधर जाने पर ये हमें चाहिए है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हमको चाहिए है, तो बाकी सबको ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा न्यूमरेटर में और ये 2x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अपॉन 2x ये आएगा डिनोमिनेटर में और ये जाएगा न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस v टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2x, इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस v अपॉन 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। vm मतलब ही इस मास m की वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि आप इधर देख रहे हैं v ये तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ इसमें x है, और ये जो लिखा है हमने यही है vm, मास m की वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x, एंड सो आंसर सी इज करेक्ट।